नमस्कार आप सभी को। मैं गजेंद्र सिंह दैया गज्जू बाबा हरियाणा से और पानीपत से और साथ ही हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक के तौर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, सबसे पहले आप सभी को जानकारी देता हूं कि हमारे साथ कौन उपस्थित है। होस्ट के तौर पे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन से गजेंद्र सिंह दैया और साथ में हमारी आदरणीय और इस समय विश्व में जानी पहचानी समाज सेविका डॉक्टर वीना अरोड़ा जी, जो कि हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, इसके साथ साथ मुख्य सलाहकार और इसके साथ साथ अपने वरिष्ठ सचिव के तौर पे आज आप सभी के सामने होस्ट करने जा रही है। और इसके और अभी हमारे साथ में यमुनानगर से मोनिका छाबड़ा जी भी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं और साथ ही हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन में भी उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यभार को संभाल रहे हैं। और जो आज का विषय है उसके बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। गर्भावस्था के दौरान तनाव, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे नियंत्रित करें, विशेष रूप से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए और घरेलू हिंसा के मामले में परिवार के मुख्य मुद्दों की जिम्मेदारियों से बचने के लिए लड़कियों के लिए। और इसको इंग्लिश में भी मैं आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ during pregnancy, especially for women suffering domestic violence and girls to avoid the responsibilities of family, main issues if from domestic violence। ये आज का हमारा विषय है, जिसके संबंध में अपना आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर वीना अरोड़ा जी को, जो कि हमारी आदरणीय दीदी भी हैं। और वीना अरोड़ा दीदी, आपका स्वागत है। तो आप सभी को नमस्कार। जो भी यहाँ मेरे बहन है, भाई है और बच्चे हैं या जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबको मेरा आदरणीय नमस्कार। और मोनिका जी यमुनानगर से आए हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गजेंद्र सिंह जी ने जो हो ये कार्यक्रम, जिनके हिंदू फाउंडेशन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस संस्था के वो संस्थापक भी हैं। और सैम जो हमारे आईटी हेड हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा उपस्थित रहते हैं और एक हार्ड वर्कर है। तो जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा का नाम लेते हैं। तो हम सबसे पहले उस भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करती हूँ। तो आप सभी का राम राम करती हूँ, क्योंकि जब भी जागो तभी सवेरा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक लीगल एडवाइजर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राइटर हूँ, बुक वगैरह भी लिखी हुई है, माइंड रीडर भी हूँ, ग्लोब पीस लीडर हूँ। और एक जो होता है, सबसे पहले लीगल जो एडवाइस होती है, जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट एंड पार्सल है, तो उसमें मैं वर्क भी करती हूँ। और बहुत सारी महिलाओं को, जैसे वुमेन सेल वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर मेडिटेशन की ज़रूरत हो जाती है, तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे जाती हूँ, या जिसने बुलाते हैं, या मतलब जिसको भी जब भी कोई नीड पड़ती है तो मैं वहाँ उपस्थित रहती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू अहिंसा। घरेलू हिंसा जो होती है ना, वो हर कई तरह की होती है। सिर्फ हम एक डाउरी या बीटिंग को लेके नहीं चल सकते कि मार पिटाई हो गई, घरेलू हिंसा हो गई या डाउरी हो गई। घरेलू हिंसा कई तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, मतलब एक घरेलू हिंसा होती क्या है। घरेलू हिंसा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, क्योंकि एक डर होता है एक संसार में, एक जो डर पैदा करते हैं माहौल के अंदर। आप घर में रहते हो कि एक डर सा पैदा कर देते हैं उस लड़कियों को जीने के लिए, आपने ये नहीं करना, आपने वो करना। तो वो जो डर है ना, वो एक घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे समाज को नहीं पता। क्योंकि इंस्टिल द फियर, जब अंदर मन में हमारे कोई डर बैठ जाता है, तो वहीं से घरेलू हिंसा स्टार्ट हो जाती है। तो वो जैसे सबसे पहले ये हमारे मैरिड वुमेन के लिए एक 498 जो आर्टिकल 498 जो आईपीसी धारा के तहत आता, तो वो सिर्फ मैरिड वुमेन्स को डील करते थे। लेकिन 2005 में हमारा जो एक एक्ट आया,
वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस, जो वुमेन्स के अगेंस्ट, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का एक एक्ट है 2005 के अंदर हमारे पास आया, तो उसमें ये सब कुछ है। तो उसके तहत जो भी कार्यवाही करनी होती तो उसके तहत करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस कई तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता। तो मैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जैसे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसका पति हो या उसकी सास हो या उसका ससुर, नो, घर में किसी की वजह से भी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो वुमेन को पसंद नहीं और वो हो रही हो, जैसे ईव टीजिंग होती है, कई तरह के रिश्ते होते हैं हमारे घर के अंदर और बाहर भी होती है, तो उसका असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। तो हमारे बच्चे को उस तरह के माहौल से कैसे दूर रखा जाए, अगर वो हमारे को बताते हैं कि ये चीज मुझे पिंच कर रही है या फील हो रहा है, तो हमें उस दौरान एक गर्भवती महिला का बड़े ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बच्चा, जो कल का भविष्य है, जो पैदा होगा, तो एक स्वस्थ और स्वस्थ नागरिक पैदा होना चाहिए। तो एक स्वस्थ होगा तो उसका स्वस्थ समाज होगा, हमारा स्वस्थ देश होगा। तो सबसे पहले हमें उसके तहत जो भी उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे पहले, उस फीमेल का बहुत ध्यान रखते थे कि ये ग्रंथ पढ़ लीजिए, ये अच्छी फोटो देख लीजिए या कोई अच्छी चीज पढ़ लीजिए। तो आजकल जो बदलता समाज है, तो जैसे टीवी देख लिया या कुछ ऐसी चीजें देख ली जिसकी वजह से हमारी आंखों पर असर पड़ता है और हमारा सारा बॉडी लेवल खराब होता है। तो वो असर जो है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की जो बच्चा होता है उस पर भी सेम पड़ता है। तो कई तरह की चीजें जो हमें खान पान से अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कई तरह के, जैसे अल्कोहलिक आइटम्स है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई फीमेल वगैरह कोई ऐसे करती है या फिर ऐसा कोई घर में माहौल है या किसी के, हम तो जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी आज का वेस्टर्न समाज भी साथ चलता है, क्योंकि हर जगह हर कल्चर होता है, तो हर तरह की चीजें कंज्यूम की जाती है। तो मैं उन लोगों को भी एक गाइड करना चाहूंगी कि वो ऐसे कोई पदार्थ ना लें जिसकी वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़े। वो अपनी जीभ के स्वाद को छोड़कर जीभ के स्वाद को छोड़कर उस नन्ही सी जान के लिए अपना ध्यान रखें और उसके अनुसार वो ढलें चलें, ताकि वो उस जान को कोई खतरा ना हो और उस जान की कोई भी अंग या कोई ऐसे अंग पर असर ना पड़े। तो ये जो है हमारा जो प्रेग्नेंट वुमेन पर जो असर पड़ते हैं, जो इफेक्ट पड़ते हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, चाहे वो घर में, चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहती हो, चाहे हस्बैंड के साथ रहती हो, चाहे या माता पिता के घर में आती हो, भाई बहनों के साथ है, तो उसको एक अच्छा माहौल दें उस टाइम, ताकि वो बच्चा स्वस्थ और श्रेष्ठ पैदा हो और हमारे समाज का जो है वो बने, हिस्सा बने, और वो एक स्वस्थ समाज का स्वस्थ हिस्सा बनेगा, तो हमारे भारत भी एक स्वस्थ होगा। तो ये हमारा जो एक बात आती है कि जैसे सेकेंडली जो होता है कि जो हमारी जो 498 था, वो मैरिड वुमेन को ये लागू होता था, और उसको मद्देनजर रखते 2005 में ये जो एक्ट है ना, ये बनाया गया। इसका नाम मैं पूरा बता देती हूँ आपको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसके अंदर जैसे ये डोमेस्टिक के अंदर जैसे शेल्टर होते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं, कंपनसेशन होता है, तो हर तरह का जो इसमें सुख सुविधा जो भी ये दिक्कतें आती हैं। और एक सेकंड इशू है कि हमारी जो आजकल की लड़कियां क्यों नहीं लेट उम्र तक भी शादी करा जाती है, इस लाइबिलिटी से बचना चाहती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहती है, क्योंकि उनके अंदर एक फियर होता है, और ये फियर हमारे समाज का ही क्रिएशन है और क्रिएट किया हुआ होता है। और फियर से बंदे को दूर रखना, उसके अपने घर के माहौल में भी, जैसे लड़की को पालते हो तो उसका एक फियर सा रहता है कि मैं यहाँ नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। तो हम यही चाहेंगे कि अगर समाज, अगर उसको बोलने का, उसको जीने का अधिकार उसको भी पूरा है, तो ताकि वो मन के अंदर फियर ना बिठाए। कहीं ना कहीं जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं हमारे, तो जब वो स्कूल जाते हैं तो एक टीचर की सुनते हैं,
तो टीचर की सुनते हैं, तो अगर वहाँ पे उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो पेरेंट्स को बताते हैं तो उसको केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे कई पेरेंट्स होते हैं अवॉइड कर जाते हैं, जैसे रिलेटिव्स भी होते हैं और स्कूल में भी या कोई ऐसी कॉलेज प्लेस पे या कोई ऐसी जगह पे, कोई आने जाने वाली प्लेस पे, तो बड़े लोग अवॉइड कर जाते हैं, नहीं आपने गलत देखा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हमने उसकी केयर करनी ही करनी है, ताकि उसके मन के अंदर कोई फ़ियर नहीं बैठना, और फ़ियर बैठ गया तो वो हमारा वायलेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अपने फ़ियर को निकालना है, बचपन से लेकर चाहे कोई भी उम्र को, तो फ़ियर जिसका निकल जाएगा तो उसका वायलेंस खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ जी, जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा के जो प्रकार होते हैं, वो कई तरह से होते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने सबने सुना ही होगा कि फिजिकल बेटिंग। तो ये तो सबने सुना होता है कि शायद मतलब फिजिकली उसको टॉर्चर करना, जब चाहे उस पर हाथ उठा देना, जब चाहे उसको टॉर्चर कर लेना, ये एक आम नागरिक को भी पता होता है। तो ये वाला जो वायलेंस है, इसको बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको जीने का और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और उसको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको जैसे बोलते हैं ना, निप द एविल इन द बड। तो शुरुआती तौर पे उसको अपने लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो चीज़ बढ़ ना पाए, कोई उसको ऐसे हद तक ना पहुँचा दे कि वो फ़ियर ही बैठ जाए, कि जब जब चाहे खड़े हो जाए, फ़ियर बैठा रहे। फ़ियर जब हमारे माइंड में बैठता है, तो हमारे सोचने की जो शक्ति है, वो बहुत हीन हो जाती है और बहुत नीची हो जाती है, तो हम सोचने की शक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बेटर यही होता है कि जब आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत अपने घरवालों को खबर करें, या जो वहाँ सुनते हैं उनको खबर करें, या फिर आप इतने टीनेजर से निकल चुके होते हैं, आपकी मेजर एज होती है, तो आप उसका विरोध ज़रूर करें, क्योंकि फिजिकल बीटिंग इज़ ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। तो दूसरे जो नंबर पे जो वायलेंस आती है, वो होती है सेक्सुअल। ये बहुत ही कॉमन होती है, जैसे मतलब कहीं पे, जैसे घर के अंदर से बचपन में छोटा बच्चा होता है, तो कई बार परिवार से कोई आता है या जाता है, या हमारे घर में कोई आना या जाना किसी का होता है, तो उनके ऊपर खास करके ध्यान रखना चाहिए कि कोई लड़की है, कोई या ऐसे अनईजी फील तो नहीं कर रही। अनईजी फील करती है, तो अगर उसकी बात को दिक्कत ना क्रिएट करें, उससे बात सुने, और उससे अवॉइड अगर शुरू से हो सके तो अवॉइड कर लेना चाहिए। नहीं तो जरूरी नहीं है कि कोई रेप तक ही पहुंचे, क्योंकि वैसे भी हमारा मेंटल सेटअप ऐसा लेवल होता है कि एक वुमेन का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, तो अंदर से एक हमारे माइंड सेट होता है कि ये चीज गलत है, और वो किसी भी उम्र में गलत दिखाई देती है। तो सेक्सुअल जो है वो बहुत बड़ा अब्यूज है, जो किसी भी जगह, किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान पर होता है, तो हमें उसका विरोध अवश्य करना चाहिए, और हमारी आवाज अपने परिवार में, अपने सबसे पहले अपने माता पिता को, या अपने घर में, और अपने जो निजी होते हैं, तो उनके थ्रू अपने माता पिता को भी, अगर माता पिता को ज्यादा विश्वास होता है, तो भी हमें टीचर हैं जो स्कूल में जाते हो, या उनको बता देनी चाहिए, ताकि वो ना कोई इस परेशानी का छुटकारा पा सकें। क्योंकि हमारे समाज में कई बार विश्वास इतना ज्यादा होता है दूसरे पर, कि जैसे एक वर्ड सुना होगा कि कान के कच्चे। तो कान के कच्चे में ये चीज होती है, देखो मोनिका जी बैठे हैं, सैम जी बैठे हैं, कि कई बार हम किसी की बात सुनते ही रिएक्ट कर देते हैं, कई बार हम उस पर मंथन करते हैं, और मंथन करने से कई बार विचार आता है, तो पता लग जाता है। कुछ चीजें हमें साइकोलॉजिकल फील होती है, कुछ चीजें हमें देखने से फील होती है, कुछ लोग इमोशनल फील होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों से हमारे बच्चों को, बड़ों को, शादी के बाद जो फीमेल है उनको, या घर में जो भी सुनने वाला होता है, तो उनको ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। तो ये अब्यूज़ भी हमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो सबसे, और एक थर्ड अब्यूज़ मैं बताती हूँ, जैसे वर्बल। वर्बल से कोई लोग कहते हैं क्या हुआ, जाते जाते किसी ने टोंटिंग कर दिया, या किसी ने वैसे बोल दिया, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, तो उससे क्या होता है
कि वो धीरे-धीरे उसका आदी हो जाता है कि उसको परेशानी होने लग जाती है कि ये बात तो मैंने बोली नहीं थी और मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा। तो सच्चाई बहुत कड़वी होती है, सच्चाई सब सामने बोल देनी चाहिए। जो उसको साफ-साफ सुनाई देता वो कह देना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते, तो अपने घर में बड़ों को, बुजुर्गों को या जो भी उसके साथ जिस पर वो उसको ट्रस्ट ज़्यादा होता है, तो उसको इस चीज़ की इंटीमेशन देनी चाहिए कि वो ईव टीज़िंग हो रहा है या फिर चलते-चलते किसी ने टॉन्टिंग मार दी या जैसे कहीं वॉकिंग कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम आ गई है या कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। ये जो वर्बल होती है ये पता नहीं चलती और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर बार-बार होती है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना होने दें और ये अपने हिस्से में ज़रूर जो भी जिसके साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसकी भी हेल्प कीजिए। अगर वो आप किसी लेडीज़ को तंग होते हुए देखते हो, कभी ट्रैवलिंग में कभी देखा होगा, कभी कोई लड़की बैठी है और ट्रबल में है, तो आप ध्यान से, प्यार से उसको समझा सकते हो, उसको अपने वहाँ से सीट बदलवा सकते हो। तो ये हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ़ एक एक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत अनलिमिटेड है। हम कहीं पर भी जाएँगे, छोटी से छोटी बात पे भी हमें कई बार दिक्कत हो जाती है, तो वो हमारे अंदर एक फ़ियर है, मेन लेकर के जो फ़ियर होता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे मेंटल स्टेटस को नुकसान पहुँचाता है, मन डालते हैं, हमारे वर्क लेवल को कम करते हैं, हमारे जो हमारा प्रोत्साहन है, उसको भी कम करता है। तो इससे बचने के लिए हमें ये चीज़ों को टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम अपने परिवार में डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि इस चीज़ से हमेशा निकलो और अंदर घर कर ली तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी का रूप भी ले जाती है कई बार और बहुत ज़्यादा परिवार वालों को दिक्कत आती है जब लास्ट स्टेज में पता चलता है कि इस वजह से इसकी प्रॉब्लम इंक्रीज हुई है। तो मेरा कहना यही है मोनिका जी और अपने प्रधान जी प्रेसिडेंट साहब को भी यही बोलूँगी कि ये चीज़ें हैं अगर आप जैसे कोई मनुष्य है या आदमी है तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंड उनको ज़्यादा कर लेना चाहिए कि कहीं किसी को अगर कोई ट्रबल हो रही है किसी चीज़ की, तो आप अपने साथियों को भी बता सकते हो, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, तो समझा सकते हो कि नहीं जी ये बात नहीं बोलनी आपने। तो अगली जो मेन इश्यू आता है वो हमारी इकोनॉमिक वायलेंस होता है। तो इकोनॉमिक वायलेंस तो एक ऐसा वायलेंस है जो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी वजह से बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स और इश्यू जो है वो पता नहीं कितने तरह के घातक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। जब जैसे घर में भी कोई ये बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले हम वहीं से सीखते हैं जैसे सभी की एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल हो और हमारे घर का वातावरण ठीक चले। तो इतना तो हो कि कोई एक दूसरे के ऊपर इस वजह से परेशानी ना क्रिएट करे, एक दूसरे से दिक्कत ना क्रिएट करे। पहले कहते थे एक कमाता था और 10 लोग खाते थे। आज 10 लोग कमाते हैं और एक बंदे को हम नहीं खिला सकते। तो ये चीज़ें जो होते हैं ना तो हमें थोड़ा-सा घर का जो स्टेटस होता है वो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। और मैरिज के बाद जो ये फाइनेंशियल बर्डन आता है, कई बार जो आदमी होता है वो अपनी मैरिड वाइफ को खर्चा तक नहीं देता। उसको बहुत इस बात की जब मैरिज होती है तो हमें अपनी लड़की को यही बताया जाता है कि आज से ये आपका ध्यान रखेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे कई बार ऐसी ट्रबल्स आ जाती हैं कि उसको ना तो खाने को दिया जाता है, ना पीने को दिया जाता है और उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। और अगर वो वर्किंग भी होती है तो कई बार उसकी पूरी की पूरी पे ले ली जाती है ताकि ये डिपेंडेंट ही रहे। तो ऐसे कई बार हमारे माँ-बाप यही सिखाते हैं कि आप लोग वहाँ ससुराल में कहना मानना, पति का कहना मानना, पति परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर तभी तक हो सकते हैं जब तक आपको साथ लेके चलते हैं। तो परमेश्वर वो क्या करेगा जब उसने आपको आपको पूरा ध्यान नहीं रखा, जो 7 फेरे हम लेते हैं तो उसमें कहीं न कहीं ये फाइनेंशियल की वैल्यू जो सबसे पहले आ जाती है कि जहाँ हम मैरिज करते हैं, कई बार लड़की को अनएम्प्लॉयड लेते हैं। तो कई बार एम्प्लॉयड होती है, तो एम्प्लॉयड लोगों के साथ भी दिक्कत आ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ वहाँ क्या हो सकता है, तो वो कहाँ तक पहुँच सकती हैं, सुसाइड तक कर लेती हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारे समाज में ऐसी महिलाएँ बहुत हैं, कई परसेंट हैं।
तो मैंने तो बहुत ये समाज में एक्सपीरियंस किया है, देखा है, अनुभव क्रिएट किया, कई जगह मैं गई भी हूँ। इवन 18-18 साल, 20-20 साल की जो मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो उनको रोड पर निकाल दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि सबसे ले दे करके हम उसको जीविका ही नहीं दे सकते, उसको पढ़ाई के पैसे खर्च नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना, तो ऐसे लोगों को ये सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये शुरू से अगर आपको पता लग जाता है, तो अपना जो भी आप अपना काम कर सकते हो, तो प्लीज़ साथ में काम भी कीजिए और अपना जो पति है या घर वाले हैं, जो स्टेटस को दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी दिक्कत कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है, इसके तहत आप लीगल एडवाइस ले सकते हो और कोर्ट में जा सकते हो और इस परेशानी से रिमूव हो सकते हो, क्योंकि कोर्ट भी हमारे को मेंटेनेंस दिलवा देता है, बच्चों का खर्चा दिलवा देता है, जो वहां रह के वो लोग आपकी बातों से नहीं देते। और जब बातों से नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए फिर उसकी बीटिंग होती है, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बात-बात पे टॉन्टिंग की जाती है, बात-बात पे हरासमेंट होती है। और हद तक, काफ़ी हद तक अगर कोई लड़की बात नहीं मानती, तो एक ही सिक्का एक आदमी के पास होता है, तो उसके करैक्टर पे ही उँगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं। तो करैक्टर से कभी मत डरें, अगर कोई आप पर उँगली उठा रहा है, घर का कोई प्राणी है, चाहे वो आप अपने किसी भी जगह रहते हो, तो ये एक बड़ा वीक पॉइंट होता है बंदे का। जब कुछ नहीं चलता, तो उसके करैक्टर पर उँगली उठा दो। तो जब और हमारे समाज में इस बात का बहुत फ़ियर रहता है, जिसकी वज़ह से हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है और हम चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ को कभी भी, मैं जो भी मेरी बहनें सुन रही होंगी, जो भी मेरी माताएँ सुनेंगी, तो प्लीज़ इस फ़ियर को कभी मत बिठाएँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फ़ियर देते हैं और उससे हम लोग घबरा करके उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये एक फ़ियर है जो हमने हमेशा-हमेशा के लिए निकालना है और ये फ़ियर उनकी वीकनेस है। सोशियोलॉजिकल होते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं और कहीं जाते हैं अपने परिवार के साथ या अपने ससुराल के परिवार के साथ परिवार कोई भी हो सकता है। वहाँ पे आपको सोशियोलॉजिकली जो वायलेंस मिलता है कि आपको खड़े होने की तमीज़ नहीं है, आपको खाने की तमीज़ नहीं है, आपको इधर जाने की तमीज़ नहीं है। तो अगर आपके इतना है कि अगर समझाने से नहीं समझता, तो आप प्लीज़ उसका वहाँ सोशियोलॉजिकली बहिष्कार मत कीजिए, सोशियोलॉजिकली उसको दिक्कत मत क्रिएट करिए। तो उसके साथ सही रहिए, ताकि उसको कभी मेंटल पीड़ा ना हो। और मेंटल पीड़ा ही सबसे बड़ा जो वायलेंस का शिकार होता है, वो मेंटल पीड़ा होता है। बाकी चीज़ें से तो बंदा निकल जाता है। और रिलीजियस होता है, जैसे मान लो कई बार दिक्कतें आती हैं कि आपने ये रिलीजियस अपनाना है, ये रिलीजियस अपनाना है, शादी के बाद दिक्कत आ जाती है कि आपने ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये वाला जो अगर वो उसको उसको परेशानी हो रही है कि, और उसको ज़्यादा मेंटल टॉर्चर इस बात के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि रिलीजियस में भी कोई प्रॉब्लम आ सके। तो हमारा कल्चरल भी एक तरह का बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है, क्योंकि जब लड़कियाँ पैदा होती हैं, तो वो स्वीकार ही नहीं करता हमारा समाज कई बार, क्योंकि पहले लड़कियों का बहुत इश्यू हुआ करता था, अब भी कौन-सा कम नहीं हुआ। तो अगर लड़का पैदा नहीं हो, तो ज़िम्मेवार किसको ठहराते हैं? सिर्फ़ वुमन को। तो इसमें उसका कहाँ से दोष हो गया? अगर लड़का है या लड़की है, इस दोनों, मेरा तो एक ही मानना होता है, लड़का-लड़की एक समान, यही हो मेरे देश की पहचान। जब हमने आजकल बच्चे 1 या 2 होते हैं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तो फिर लड़की के साथ अन्याय क्यों होता है? उसके पैदा होने पर घरवालों को परेशानी ही नहीं होती, लेकिन आपके जो मेंटल बैलेंस होता है इस वुमन का, जिसने इतनी तकलीफ में आकर के और शादी करके इतनी तकलीफ में आकर के वो 9 महीने काट करके एक लड़की, अगर लड़की पैदा हुई है, तो उसका भी वेलकम एक अच्छे और बढ़िया तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बच्चियां बहुत महान होती हैं। हमारे को सिर्फ जेंडर से नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और हमारा देश का सबसे लास्ट में जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी
डोमेस्टिक वायलेंस का जो हिस्सा है वो डाउरी, जो दहेज किसी भी शेप में हो सकता है। दहेज का मतलब ये नहीं है कि पैसे मांग लो और ये दहेज, नो। दहेज का मतलब बार-बार ये सारे परिवार के साथ नाता तुड़वा देना, उसको घर के अंदर बंदिश बना लेना और फिर बाद में उसको दिक्कत क्रिएट करना और उसको इस हद तक सुसाइड और या फिर वो अपने आप ही किसी ना की तरह से सुसाइड कर ले या कई बार किलिंग भी हो जाती है इन वजह से। तो ये डाउरी है जो ये तो सबको ही पता है कि इसके भी कई तरह के डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी कई बार झूठ बोल के ले आना और कई बार सच बोल के ले आना और कई बार सच में दिक्कत होती है तो देखो हेल्प तो सभी करते हैं, चाहे वो इन-लॉज़ हों, चाहे वो कोई हो जिसके साथ जो हेल्प होती है अपने बच्चे की हेल्प करने की पूरी तरह से किसी का कोई दोष नहीं है कि पेरेंट्स का यहाँ दोष होता है कि वो ये क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई अपनी लड़की या लड़के को सुखी तरीके से देखना चाहता है। लेकिन जब ये हद से मेंटल स्टेटस से बढ़ जाता है तो इसका बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखा जाए क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ये देखे हैं जा करके, कितनी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं जो इसका शिकार हो जाती हैं। और समझती है छोटी उम्र के या फिर मैच्योरिटी लेवल जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है, तो उसका मैच्योरिटी लेवल आते-आते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो तब तक भी बड़ी देर हो जाती है और ऐसी लड़कियाँ अगर आपको लगे कि आपसे बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो उन लड़कियों का उसी टाइम संज्ञान लें, उसी टाइम उसके बारे में सोचें कि क्या चक्कर है, कि कोई प्रॉब्लम है क्योंकि लड़कियाँ बताती बहुत लेट हैं, बड़ी लेट होते हैं, जब तक बड़ी देर हो जाती है, तो उन लड़कियों को प्यार से और एहतियात से उसका ध्यान रखें, जो भी हो सकता है कई बार तो पेरेंट्स भी नहीं होते हम लोगों के, तो कई बार बच्चियों के भी दिक्कत होती है कि बताएँ किसको, बेइज़्ज़ती होती है समाज में, ये होता है। लेकिन नहीं, ज़िंदगी एक ही बार मिली है। ज़िंदगी एक बार ही मिली है, इसको खराब नहीं करना। इसको बिल्कुल आपने अपनी तरह से, अपने लिमिट में आप अपनी तरह से भी जी सकते हो, लेकिन आपने किसी का जो हिंसा है वो कभी भी सहन नहीं करनी। ये हमारे पूर्वज भी बताते हैं और हम भी आपको कह रहे हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह की लीगल परेशानी आती है, तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो लीगल एडवाइस का काम करती हूँ और आप डायरेक्ट हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंदौर फाउंडेशन के थ्रू थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आप गजेंद्र सिंह जी दहिया जी नंबर आप लोगों के पास होगा। तो कोई भी आपको सलाह लेनी है इस विषय में या किसी को देनी है तो तुरंत गाइडेंस लें क्योंकि जो मोरल सपोर्ट होती है ना वो सबसे बड़ा जो होता है आपका हथियार होता है। मोरल सपोर्ट जब मिलती है तो आप अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर लेते हो। जब मोरल सपोर्ट नहीं होती तो अच्छे-अच्छे चूक जाते हैं, सच्चे मैन भी चूक जाते हैं, सच्चाइयाँ भी नीचे रह जाती हैं। तो सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं सार्थक कर्म भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक अपना वो नहीं उठाएँगे, रेज़ नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ को, अपने स्लोगन को रेज़ नहीं करेंगे, तो कोई नहीं सुनाई करेगा। तो आप जैसे मर्ज़ी पिसते रहें, जैसे मर्ज़ी बैठे रहें और हमारे को एक बात भी कहा जाता है सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ़ हम बोल-चाल के ज़रिए सिर्फ़ बोल-बोल करके नहीं रह सकते क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सार्थक होता है। क्योंकि देखो आप पिछले 5-6 सालों से वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, चाहे वो रोज़गार को लेकर के या सीटों को लेकर के या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर के और कई महिला थाने भी खुले हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं इसके ऊपर क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के जैसे छोटे-छोटे उद्योग चला के देना कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना ये कि एक जो हमारे आजकल की महिलाओं के जो दिक्कत है तो इस दिक्कत को काफ़ी हद तक डिक्रीज़ किया। आज बहुत सारी महिलाएँ आगे बढ़-बढ़ कर के काम कर रही हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभाती। वो उससे भी ज़्यादा बखूबी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं और सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण भी करती हैं और अगर सभी लोग उनकी इज़्ज़त करें तो इज़्ज़त से जो है ना समाज में उसको एक जगह मिलती है, एक स्थान मिलता है और
वुमेन की जो हमारी उसकी रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट वुमेन कहने से नहीं होता, रिस्पेक्ट उस वुमेन दिल से, तन से, मन से, धन से, मतलब हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो फीमेल भी हो तो हमने फीमेल की रिस्पेक्ट जरूर करनी है, क्योंकि फीमेल अगर फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो उसको, क्योंकि हमने समाज में बताना है कि आप एक महिला हो, अच्छे काम कर रहे हो, आपको तारीफ करने में उसकी चूक नहीं करनी चाहिए। और आप किसी भी अपने आस में पास में अगर कोई ऐसी दिक्कत क्रिएट कर रखी हो तो प्लीज प्लीज उसके अगेंस्ट भी आप आवाज उठाइए। और क्योंकि अगर करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियां भी सब देखते हैं, जो बाद में पहले से अलर्ट होते हैं या पहले से दिक्कतों से इससे अलर्ट होते हैं। जैसे सड़क पे चलना है तो किसी ने कुछ बोल दिया, पार्क में जाएगी, अगर आप एक्शन में रहते हो तो, अगर आपने सिर्फ बताया है तो थोड़े दिन याद रखेंगे, उसके बाद वो भूल जाता है। जैसे बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। मतलब जब वो बहुत छोटी होने के बावजूद भी एक बहाव, एक नदियों का रूप ले लेती हैं, तो वैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, ताकि वो जो भी है समाज के हित के लिए, समाज में रहने के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो ये काम करते रहिए। और ये आज का जो विषय था गर्ल्स के ऊपर, ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं इस पे आधा घंटा आपको एडवाइस का एक वो देंगे, ये चीजें बताएंगे कि वायलेंस किस तरह के होते हैं। तो वायलेंस एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर आर वायलेंस हु फेसेस द वुमेन, एंड वुमेन शुड बी अलर्ट एंड कम फॉरवर्ड एंड फाइट विद द सोसाइटी एंड फाइट विद द कल्प्रिट्स। मतलब जो भी हमारे समाज में क्राइम होता है या वो होता है, तो थोड़ा उसको डट करके मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि गलती कई बार किसी की भी होती है तो हम उसका भुगतान नहीं कर सकते। यही हमारा एक आज का आदेश, आज की जो भी है ये एडवाइस है और रिक्वेस्ट है। और जो भी आपने सुना इसमें कोई गलती हो गई हो तो उसको मैं चाहूंगी कि माफ करना। और इसी तरह से अगर किसी को भी जरूरत हो लीगल असिस्टेंस की, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोर्ट कचहरी जाने में हिचकिचाता हो, या जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। धन्यवाद। मैं वीना अरोड़ा, बेटी बचाओ की कैंपेन हूँ और ग्लोब पीस लीडर हूँ, और हर चीज को जोड़ के रखना मेरा धर्म है। नमस्कार जी, राम राम जी। प्रणाम दीदी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन एक चीज और मैं भी कहना चाहूंगा और आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बहनों बेटियों के लिए, लेकिन बहनें बेटियां घर में कई बार कई बातें होती है वो अपने माँ बाप तक को भी नहीं बता पाती, और इवन घर तक में भी और अपने टीचरों तक को भी नहीं बता पाती हैं। और अगर वो पुलिस थाने या कहीं पे भी जाते तो वहां से भी उनको सहयोग नहीं मिल पाता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, और ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है, या वो आगे किस तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए जी। जी हाँ, क्योंकि ऐसी बहुत दिक्कतें कई बार आई है जी। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये और कोई इसके साथ लड़कियां, साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी बताइए सभी को, ताकि वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे अपनी राय भी ले सकें। मेरा मतलब यही है कि अगर हमें, लड़कियां तो कई बार बड़े होकर के भी नहीं बता पाती, लेकिन हमें उसके हाव भाव से ये चीजें देख लेनी चाहिए कि कुछ तो हुआ है। और अगर वो पुलिस स्टेशन में कभी भी उनको अलग से बात की जाए तो वो सब कुछ बता देती हैं। अगर उनको कहो जी कि 5 बंदों के सामने अपनी ये चीज बतानी है, तो शी कैन नॉट डिस्क्राइब, इवन ए मैच्योर लेडी कैन नॉट डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ मैनी पर्सन। मतलब बहुत सारे लोगों के सामने एक मैच्योर लेडी भी, जब मैच्योर वुमेन भी नहीं एक्सप्रेस कर पाती कुछ प्रॉब्लम्स, तो उनकी अलग से सुनवाई होती है, हमारी कोर्टों में भी होती है, हमारे वकील भी करते हैं। तो वही जजमेंट जो एक बार दी जाती है ना, उसकी जजमेंट, उसकी मान्यता हमारी कोर्ट में भी है। और ये नहीं होता कि उसको बार बार उसको कुछ बोला जाए, ऐसा अब हमारे समाज में नहीं है। तो ये आपको बता दूं मैं, गजेंद्र सिंह जी, कि ये पहले से लागू है। और इसका जो है ना कि जो एक बार स्टेटमेंट दे दी चाहे पुलिस के सामने, तो बार बार उस बच्चे को या किसी भी जगह वो टॉर्चर नहीं कर सकते।
बहुत बढ़िया दीदी, लेकिन कई बार ये दिक्कतें आती है आजकल पुलिस थाने में भी महिलाओं को वो तरजीह नहीं देती। जैसे गरीब महिलाएं कोई चली जाती है तो गरीब महिलाओं की वो इतना सुनती नहीं है कई बार। तो इसलिए ये जो आपसे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, हाँ, नहीं तो मेरा तो कई मतलब ये चीजें। गरीब महिलाएं कभी अपने आप को, जब राइट सबके लिए समान है, अगर वो छेड़खानी हुई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, घर में हिंसा हुई है या घर में उसको डाउरी के लिए तंग किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, या आजकल साइबर क्राइम के थ्रू उसको ब्लैकमेलिंग हुई है, तो उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए। और समाज के एक बार जब उठा दिया तो उसको अपने साथ वालों को, कई बार अकेला भी पड़ जाता है, तो हमारी जो एनजीओ है तो वहां पे उनको सपोर्ट करने चाहिए। अगर किसी महिला का ऐसा पता चलता है तो प्लीज ऐसे लोगों की हेल्प करें, ताकि उसको एक मोरल सपोर्ट मिल सके। कई बार घर वाले भी नहीं साथ होते, मोहल्ले वाले भी नहीं होते, क्योंकि इन चीजों में कई बार साथ नहीं होता। अगर उसकी सच्चाई जानिए और उनको मिलने भी जा सकते हो, उसकी सच्चाई जानिए, और फिर उसकी हेल्प आप जैसे लोग ही, हम जैसे लोग ही आगे बढ़ चढ़ करके ये काम कर सकते हैं, ताकि उसकी आवाज पहुंच सके। और ऐसा ऐसा होता है जब अकेला समाज में चलता है या किसी को साथ लेके चलता है तो उसकी सुनवाई जरूर होती है। तो हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कई बार, लेकिन सच बहुत देखना पड़ता है। सच बैकग्राउंड जो होती है वो सच्चाई की होनी चाहिए। तो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सच्चाई की बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो हम लोग उनकी हेल्प कर देते। और अगर उस वाक्य में उसके साथ बुरा हुआ है तो हम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि देर देर जरूर जाती है, भगवान के घर में अंधेर नहीं होता। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस, हमारे कोर्टें हमारे साथ होती हैं। बस थोड़ा विश्वास करने की जरूरत होती है और थोड़ा एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। और हमारी जो भी जितनी भी एनजीओ जो काम करते हैं तो उनके थ्रू भी ये काम आसानी से हो जाता है। और जो भी हमारे सामुदायिक समाज है, कोई एसोसिएशन है, तो ये बात अगर उनको पता चलती है तो अपने प्लीज वो आगे फॉरवर्ड आगे आए और इस चीज के लिए उनको सहायता करें। दीदी अपना मोबाइल नंबर प्लीज। हाँ, 9506473001। एनी काइंड ऑफ लीगल असिस्टेंट थ्रू ऑफ वुमेन्स रिलेटेड जो भी होती हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। मोनिका जी, आप भी उपस्थित हैं, क्या आप कुछ क्वेश्चन या कोई आपकी बात है या कुछ ऐसा बात करना चाहते हो? सर, दीदी ने बहुत कुछ हमें बताया है इसमें वायलेंस के बारे में, बट मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जब हमारी बेटियां 12-13 साल तक की हो जाती हैं, तो हमें पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को अपनी फ्रेंडली रखना चाहिए। बेटियां अक्सर सब बात छुपाती है जो पेरेंट्स फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि बेटियों के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं होता, जिसके कारण वो अपनी बात क्लियर नहीं बता पाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स को भी अलर्ट होना चाहिए, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को अपनी फ्रेंडली रखना चाहिए, तभी वो अपनी मन की बात, और इसके द्वारा ही हम अपने बच्चों को सही गलत क्या बता सकते हैं। जब बेटी हमारे को अपनी कोई बात पर्सनली हमारे को बताती है, तभी तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी इसमें कुछ जिम्मेदार होते हैं कि जो जिसके कारण बेटियां डरती हैं कि वो अपनी माँ बाप को बात नहीं बता पाती है। मुझे भी ये लगता है कि हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं, आजकल के पढ़े लिखे भी पेरेंट्स हैं, वो भी मतलब इग्नोर करते हैं अपनी बेटियों को, दबाव डालते हैं, बल्कि अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि 12 साल के बाद अपनी बेटी के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। हम उनको सोसाइटी के बारे में भी बता सकते हैं, और जो सोसाइटी में हो रहा है उनके बारे में अच्छी तरह डिटेल से समझा भी सकते हैं। तो फर्स्ट गाइड इज द पेरेंट्स। बिल्कुल, आपने मोनिका जी जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है कि फ्रेंडली रहना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा भी, हम उसके साथ भी फ्रेंडली चलते हैं। और खास करके लड़कियों को फ्रेंड की बहुत जरूरत होती है, और माँ से अच्छी कोई फ्रेंड नहीं हो सकती। सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे मदर, और जो भी होता है मदर से ऊपर, नो अबाउ, कहते हैं ना, नो बॉडी इज अबाउ मदर। तो क्योंकि एक लड़की के लिए एक मदर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स की तरह है, तो वो सारी बातें आप जब वो सारा कुछ क्लियरेंस करती है,
तो तभी ही ये संभव हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि काफ़ी पेरेंट्स इस बात का ध्यान नहीं देते, फ्रेंडली नहीं चलते कि बेटी है, सारी ज़िंदगी उसको बेटी ही रहने देंगे और उसके साथ ही जो वो कहेगी वही सच मान लेते हैं। तो ये भी उस बच्चे को फ्रेंडली लेके चलोगे तो वो कभी भी इस स्टेज पे नहीं जाएगा कि कभी-कभी बुलाओगे तो उसने जो मर्ज़ी बोल देना है, और आप रोज़ ही उसके साथ इंटरैक्ट करते हो, टच रहते हो, सारी चीज़ें पूछते हो। तो जब हमारे छोटे से लेकर के बड़े तक जब वो यंग होती है, टीनेजर होती है, तो उस टाइम उस बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है अपनी पेरेंट्स की। तो जब अगर उस टाइम कोई पेरेंट्स उसको इग्नोर करता है, तो बाद में वो बच्ची को ना कसूरवार भी नहीं ठहरा सकता कि उसने सही टाइम पर उसका साथ नहीं दिया। उसके बाद उसका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है एक 20 इयर्स के बाद। तो 18 जो 18 एज के अंदर अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली हो जाइए। जो आपने सही बताया कि 12 साल के बाद 13 टू 18 बहुत इतनी होती है, इसके अंदर फ्रेंडली आप बच्चों के साथ चल सकते हो, हर चीज़ डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि नए-नए कोई हार्मोन्स चेंज होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चा घबरा जाता है। तो मदर भी कहती है हमें तो किसी से पूछा नहीं, तो नहीं, उसको सब कुछ बताइए ताकि वो समाज के बीच में अपनी आराम से रह सके। अपना भाई होते हैं घर में या कोई ऐसे होते हैं, तो ताकि अपनी फैमिली में उसकी बात को डिस्कस करते रहना चाहिए, ताकि बच्चा इस चीज़ को उल्टी तरह से महसूस ही ना करे। तो फ्रेंडली तो होना ही पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो फ्रेंडली नहीं होते दिक्कत में रहते हैं, बाद में दिक्कत में भी आते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम स्कूल टाइम में रही हूँ टीचर, मैंने देखा है, बहुत लड़कियों को फेस भी किया है, कई जी, लव जी। में दिया, तो उनको मैंने हमेशा फ्रेंडली समझाया है। तो मेरे को ये लगा है कि बच्चे अपने घर में, परिवार में कभी बात नहीं करते, इसलिए इनको अच्छे-बुरे का पता नहीं लगता है। तो एज़ अ मैंने 20 इयर्स स्कूल में टीचिंग की है। मैंने बच्चों को भी लड़कों को भी एज़ ए फ्रेंडली रखा है कि वो हाँ, ताकि अपनी दिल की बात भी बता सके। और कम मेरे क्लासेस में कम कोई ऐसा ही कोई 1% बच्चा होगा जिसने मतलब अपने मन की बात ना बताई हो। हमेशा ऐसे ही बिहेव किया मैंने टीचिंग लाइन में भी कि प्लस 2 तक के बच्चों को भी कोचिंग भी करती थी और एज़ ए उनके मन की बात भी सारी जानती थी, उन्हें अच्छे-बुरे के बारे में भी बताती थी। मैं तो समाज में ये कहना चाहूँगी, अगर कोई टीचर लेवल पे भी वर्क कर रहा है, तो भी उसके माइंड पढ़ना चाहिए बच्चों को, कि बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल। क्या चाह रहा है, क्या समझना चाहता है, कि क्या कई पता बार उसे नहीं मिल रही है। अगर हम बच्चों को मतलब ऐसे बिहेव करेंगे बच्चों के साथ कि बच्चों का माइंड अपने आप ही डेवलप होता है, कि उसे पता लगता है कि अगर मैम ये बोल रही है कि ये गलत है, तो शायद गलत होगा। उसको थोड़े-थोड़े से प्रूफ भी देने चाहिए हर बात में, कि हाँ, थोड़ा-सा तो सोसाइटी में जाके उन लोगों से भी मिलवाना चाहिए जो किसी चीज़ से गुज़र चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप टीचिंग लाइन में रहे हो, ये टीचर से ज़्यादा कौन जानता है। क्योंकि टीचिंग लाइन में भी काफ़ी हमारी टीचरें हैं जो बच्चों के बच्चों के लिए अवेयर होती हैं, जितना पेरेंट्स नहीं होते, और उन्होंने भी केसेज़ उठाए हैं। और आप कभी भी उठा के देखना कोई भी चीज़, टीचर के थ्रू भी जो केसेज़ कोर्टों में गए हैं, पुलिस में गए हैं, कंप्लेंट्स हुई हैं, जब मदर को बाद में पता चलता है, क्योंकि कई बार बच्चा जो उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है उसको बता ही देते हैं। तो हमारे टीचरों के लिए मैं उनका बहुत ही हार्दिक आभार करना चाहूँगी। जैसी जो टीचरें हमारी बहुत अच्छी हैं, जो बच्चों को सुनती हैं और पेरेंट्स को कई कई बार बच्चे पेरेंट्स को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार माहौल ही ऐसा होता है, और इतना इमोशन का कई बार पता भी नहीं चलता। तो अगर टीचर है या माँ मदर है, तो अगर किसी को भी फर्स्ट फ्रेंडली हैं, तो पता लग जाए तो ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन मैं पेरेंट्स से, टीचर से फ्रेंडली रहते हैं, तो व्यवहार भी अच्छा होता है और समाज भी अच्छा, और उसने सारी बात उनके साथ शेयर भी कर सके, ऐसा हमारा समाज होना चाहिए, ताकि लड़कियाँ बहुत आगे निकलें और आगे जाके कोई गलती ना करें। दीदी बहुत एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे एंटी सेक्सुअल हरासमेंट प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन आज के समय में स्कूलों में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें ऐसी जरूरी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्कूल एक नींव है बच्चों के लिए, जहाँ से बच्चा आजकल हाँ, छोटे बिल्कुल से लेकर के बड़ा से हो। टाइम से जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि स्कूलों में ये कार्यक्रम कब से शुरू हो जाएगा? जैसे गुड टच बैड टच आया था, आपने सबने सुना होगा। क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी सालों से चल रहा है कि गुड टच, बैड टच स्कूल में बताया जाए बच्चों को। उनको
खुल करके इसलिए बताना चाहिए क्योंकि वो कई समाज में शर्म के मारे बोलते ही नहीं है, तो बोल देना चाहिए। तो ये स्कूलों में हमारी टीचरें, हमारे प्रिंसिपल जो भी स्कूल में होते हैं, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने एक ये लेक्चर वगैरह और या अपने सभी बच्चों को जो भी इस चीज़ से डरता है बात करने से, उसे पीडी बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि अगर वो बोल जाएगा तो डेवलपमेंट भी होती है, पर्सनैलिटी भी बढ़ती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपनी बात को प्रेज़ेंट बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हो ताकि सामने वाला बच्चा जो है वो आपके स्कूल में स्कूल का एक सिर्फ़ टीचर ना समझ के फ्रेंड जैसे फ्रेंडली हो जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट में निखार आ जाता है। तो उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी हम ये बच्चे जो है टीचर को शेयर कर देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। तो घर की कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं उनकी प्रॉब्लम अलग तरह की होती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी अलग तरह से होती हैं, आस-पास वालों की प्रॉब्लम अलग तरह से होती है और ये जो टीचर्स होती हैं हमारी, ये बहुत ही हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और इतना बड़ा स्तंभ है, जिनकी वजह से हमारे बच्चे बिल्ड अप होते हैं और ये सुनती हैं और एक्शन भी लेते हैं। तो ये एंटी सेक्सुअल के लिए और मैं यही चाहूँगी कि कोई ना कोई प्रोग्राम वहाँ करते रहना चाहिए ताकि उनको ये बात का याद जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, टाइम टू टाइम हमें उनको गाइड करते रहना चाहिए। दीदी, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वो इनका एक शिक्षा मतलब एक सब्जेक्ट के विषय में यहाँ पे शुरुआत कर दें, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट प्रोग्राम या कुछ इस तरीके से? हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन इस चीज़ की मांग भी करता है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम केंद्र सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारें अपने हर एक स्कूल में ये अनिवार्य रूप से कर दें, तो मैं कहता हूँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक तो जिनमें आज के समय में ये दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें दूर होगी और उसके साथ-साथ बच्चों का एक भविष्य का निर्माण जो हम चाहते हैं कि भविष्य का निर्माण एक बढ़िया और अच्छे ढंग से हो। क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है या कुछ ऐसा हम कह सकते हैं मतलब अपने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मांग रख सकते हैं या कुछ इस तरीके से तो कहा ये जा तो सकता है या नहीं, नहीं, बात ही ऐसे है, आप बता देते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही चल रहा है और ये इस चीज़ में हमारी ना सरकारें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हाँ, सरकारें हमेशा बच्चों को, लड़कियों को सेफ्टी देती है। वो मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी उन्होंने कई जैसे आप हरियाणा में ही ले लो, कितने सारे शेल्टर खोले हैं और शक्ति पुलिस वाली और कई सारी चीज़ें और 24 एक मिनट के अंदर आपके पास पुलिस पहुँच जाती है। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट अपने आप ही करती रहती है क्योंकि ये हमारे लोगों की डिमांड ही जाती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट आगे एक्ट बनाती है, वुमेन एम्पावरमेंट ये एक्ट बना, आरटीआई एक्ट बने और ये सारी चीज़ें जो एक्ट बनाती है गवर्नमेंट तो पहले से ही अवेयर होती है और क्योंकि हमारे समाज में पहले से ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये इसमें गा रहे हैं तो हमारा जो है अभियान इसलिए चलता रहता है ताकि उनको याद करते रहना चाहिए और ताकि जो भी बच्चे आगे आए तो रिमाइंड करवाने के लिए हम टाइम टू टाइम वहाँ जाते हैं। ये एक्ट जो भी है कानून है वो पहले से ही लागू है, सिर्फ हमें उनको जा करके बताना होता है ताकि वो इस चीज़ को लागू करें, इम्प्लीमेंट करें और ये चीज़ें संभव हो सके। यही हमारा एक है कि जो चीज़ें हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हमारा सक्षम रोल हो रही है क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हमें कोई ना इलिटरेट ना कहे क्योंकि हम लिटरेट लोग हैं। तो इंग्लिश वगैरह का जो ये है ना हमें हिंदी जब वो हिंदी बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकते? वो अगर संस्कृत बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उनकी भाषा याद कर सकते? हमें भी संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, पंजाबी भी आती है, तो व्हाई शुड नॉट वी डिस्कस इन इंग्लिश, इन फ्रेंच, इन पंजाबी एंड जो भी लैंग्वेज हमें आती है, हमें उनको बताना चाहिए कि वी आर लिटरेट। हमें भी पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप हमारे को नीचा मानते हो किस बेस पर? किस बेस पर हमें नीचा दिखाते हो? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों में आते हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोगों में आते हैं, बच्चे आजकल हमें सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हिंदी आती है, इंग्लिश है, तो उनको अपनी लोकल लैंग्वेज भी आती है। दे स्पीक इन लोकल लैंग्वेज इन देयर हाउस,
और दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो प्लीज स्वामी जी, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि लैंग्वेज कोई गलत नहीं होती, और लैंग्वेज अपनी आनी चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए। संस्कृत जैसे बोला था, ये वो एक श्लोक आता है, एक हम माता पिता तमेव माता च पिता बंधुश्चने तमेव सखा च तवम सर्वम देव देव। तो एक आपने वो एक वाक्य बोला है, जैसे यत कृपा तमम बंदे, जैसे पंगु लग जाते हैं, जो भी हमारे आजकल के जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, जिसमें हमारे जो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वो भी आज नंबर 1 पे या चोटी पे चढ़ सकते हैं। तो क्यों नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम किसी की लैंग्वेज को हम क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि हमें भी अधिकार है। अगर उनको अधिकार है कि अंग्रेज बंदा हिंदी बोल सकता है, तो नमस्ते बोल सकता है, तो हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्यों नहीं उनको जवाब दे सकते? हमें देना चाहिए, हमें हर भाषा सीखनी चाहिए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूंगी गुरुजी। बस आपका आपने पूछा, धन्यवाद, और कोई गलती हो तो जरूर माफ करना गुरु। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत। मगर नारायण देखिए, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम गिरिम यद कृपाः तमं वन्दे आनंद परमानंदम। माधवम। अयम अस्माभिः शास्त्रम तो वर्तते न वा, शास्त्रम विधिपन्नाः संस्कारं न भवति तेषाम् ज्ञानम कहो वर्तते। अर्थात जब व्यक्ति में बचपन से ये संस्कार दिए जाएंगे तो नारायण वो हमेशा कल्याणदायी होगा, नहीं होगा? बिल्कुल। आप मेरा प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी। यतः कृपाः तमं वन्दे त्वां यह कार्यम जीवनेन वर्तते। जीवन में अच्छे बातों को, अच्छे संस्कारों को धारण करोगे नारायण, हमेशा आपका कल्याण होगा, आपका नाम होगा। ठीक है नारायण, आपका हर चीज का उत्तर दूंगा मैं। आप 18 घंटा कहोगे ना, 19 घंटा दूंगा नारायण, बस आपको सुनना आपका काम है। हर विषय में, हर एक विषय में नहीं। इंग्लिश में कहोगे, इंग्लिश में भी आप उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश में भी आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बनारस में रह के मैं नहीं देखा। कहने का मतलब मेरा यह है नारायण, खाली पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो स्वामी जी मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू किया था, तो मैंने 1 लाख किलोमीटर 6 मंथ के अंदर ट्रैवल किया था, और मेरा नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। मैंने मुंह से नहीं बोलते, हम लोग खुद ही करते हैं, तो ये मेरा नाम रिकॉर्ड हो चुका है। ट्रैवलिंग जो मेरी यात्रा थी, वो 1 लाख किलोमीटर से भी एक्सीड कर गई थी, जिसकी वजह से मुझे इंडिया बुक रिकॉर्ड में वो मिला था, मेडल मिला था। और मेरा नाम जो यूएसए की डिग्री मुझे सोशल वर्क में मिली थी, और मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। जगह जगह मैं गई, चाहे वो वुमेन सेल हो, या किसी का घर हो, या किसी का गेट टुगेदर हो, या फिर कोई फंक्शन हो, या किसी भी जगह कहीं भी हो, तो मुंह से बात करने से बात नहीं बनती। बात आप समाज में जाते हो तो, या बात आप करते हो, या इम्प्लीमेंट सिरे चढ़ाते हो, तभी आपको ज्ञान होता है। अदरवाइज किताबें तो कितनी पढ़ लो, डिग्रियां कितनी इकट्ठी कर लो, लेकिन जो संस्कार हैं वो हमारे जरूर होने चाहिए। चाहे हम कितनी भी डिग्रियां ले लें, कितने भी वो आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी पैदाइश कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना देश कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपना घर कभी नहीं भूलना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और कोई आपने बहुत सही कहा। और आज का जैसे विषय रहा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय रहा है, वो रहा है गर्भावस्था के दौरान तनाव, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे नियंत्रित करें, विशेष रूप से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए, और घरेलू हिंसा के मामले में परिवार के मुख्य मुद्दों की जिम्मेदारियों से बचने के लिए लड़कियों के लिए। तो आज इस विषय पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन समस्त भारतवर्ष में एक और कार्य भी करता है, वो अभी आप सबको जानकारी में नहीं है, कि जहाँ पे भी रात के समय अगर किसी बहन बेटी को कोई दिक्कत आती है, या कहीं पे भी वो जा रही हो बहन बेटी रात के समय में, और उसके लिए कोई दिक्कत आती है कि हाँ मतलब उसको रास्ते में या कोई लड़का या कोई ऐसी दिक्कत आती है कि जो उसको ये लगे कि हम मैं घर पर जाते समय मुझे दिक्कत है, तो वो उसी समय
हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9355444630, जिसके ऊपर वो किसी भी समय रात के 24 घंटे फोन कर सकती है अपनी बहनें बेटियां, और वहां पर जहां पे वो बताएंगे कि जैसे अगर कहा गया कि हम चंडीगढ़ से किसी लड़की ने फोन किया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे मेरे लिए ये दिक्कत हो रही है, तो वहां पे मैं कहूंगा वीणा दीदी आप तैयार होइए, इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाइए। ये भी हमारा एक कार्य है इन बहनों बेटियों के लिए। और समस्त भारतवर्ष में 24 घंटे किसी भी समय कोई भी बहन बेटियां अगर उनको कभी भी दिक्कत आती हो तो यानी मेरे मोबाइल नंबर पे 9355444630 9355 कोई भी आपको अपना कोई भी आपको अगर ये अगर आपको कोई भी न्यायालय से संबंधित या कोई भी, तो उसके लिए हमारी वीणा दीदी डॉक्टर वीणा अरोड़ा जी हैं, जिनसे आप पता कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 95016950164730 कोई भी वायलेंस से संबंधित या बात करना चाहते हो तो वीणा अरोड़ा जो कि चंडीगढ़ में उपस्थित हैं, तो वहां पे आप इनसे किसी भी समय या किसी भी समय फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। खासकर हमारी बहनें बेटियां अगर उनको कोई भी दिक्कत आती हो, और इनसे सलाह भी ले सकते हैं। हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन की ये वरिष्ठ सलाहकार भी हैं और उसके साथ साथ लीगल एडवाइजर भी हैं डॉक्टर वीणा अरोड़ा जी। और आज जो ये संचालन किया गया है ये हमारे भतीजे मिस्टर सैम टंडन जी के द्वारा संचालित किया गया है, जिनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है। और वो इस समय हमारे ट्रस्टी मेंबर, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के ट्रस्टी मेंबर, और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे IT एवं मीडिया हेड के तौर पे इस कार्यभार को संभाल रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे कि सैम टंडन बेटा आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है और हमेशा आपका सहयोग सर्वोपरि रहता है। फिर दोबारा से आपको दोनों नंबर मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डॉक्टर वीणा अरोड़ा जी 9501647301 904730 एंड गजेंद्र सिंह दैया हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे 9355444630 9355444630। जय हिंद, नमस्कार। आज का जो विषय रहा बहुत अच्छा रहा और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बहुत बढ़िया। आज वीणा दीदी और हमारे आदरणीय गुरुजी और